Hello students, welcome back in teaching class, standard 12th, subject biology and chapter number 6, molecular basis of inheritance. I explained the replication and transcription. Now today we start a translation. Then at first I explain you what is the term translation. I explained when the DNA is replication and it's complete this structure from the its helix structure and its copying and a parental copy and itself. This process is called replication, and replication is occurs the RNA, and RNA is when there are three types of mRNA, tRNA and rRNA. mRNA is messenger RNA. It's take the genetic code information and give message to the transformation, and then RNA product its own copies, and it's converted the protein synthesis unit, and these are called the translation. Okay, understand? Okay, students, understand? Then what is the translation? And translation process is polymerizations of the एमिनो एसिड टू फॉर्म ए पॉलीपेप्टाइड्स. ओके, जो एमिनो एसिड्स जो होते हैं उनका जो पॉलीमराइजेशन होता है उसको पॉलीपेप्टाइड चेन के रूप में ऑकर्स करते हैं. इसके लिए बेस पे होते हैं एमआरएनए, जो मैंने ट्रांसक्रिप्शंस के अंदर बताया था. तो एमआरएनए जो होते हैं जेनेटिक कोड इंफॉर्मेशन को लेने के लिए एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, और ये पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है इसके अंदर जो एटीपी होता है वह इस लिंक से एक्टिवेटेड हो जाते हैं एसिड. तो एटीपी जो होता है उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, और वह इस एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इस पेप्टाइड बॉन्डिंग के लिए, कि जिससे यह पेप्टाइड बॉन्डिंग बनी रहे. जब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो वह एटीपी के रूप में स्टोर होगी. फिर इससे चार्जिंग होता है इस एनर्जी से टीआरएनए. वो टीआरएनए जो होता है वह एमिनो साइक्लेशंस रिएक्शंस करके यहाँ पे टीआरएनए से जेनेटिक कोड्स बनाता है, और यह जो इन्फॉर्मेशंस होती है या पेप्टाइड बॉन्ड की, यह होती है जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस, इसके एनर्जेटिकल और बॉन्डिंग जहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे सब ये 20 टाइप्स के यहाँ पे डायग्राम में देखिए, जो ये एमिनो एसिड्स वहाँ पे दिए हुए हैं, इन सभी एमिनो एसिड्स के बीच में ये पॉलीपेप्टाइड बॉन्डिंग है, जिसके अंदर एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, और यह कैटेलाइज जो होते हैं यही इसकी पॉलीपेप्टाइड बॉन्डिंग को फॉर्मेट करते हैं. और यहाँ पर सेलुलर फैक्ट्री जो होती है वह रेस्पॉन्सिबल होती है यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए, और प्रोटीन सिंथेसिस होता है राइबोसोम्स आरएनए से. ठीक है, जो मैंने अभी बताया था आपको राइबोसोम्स आरएनए, उसका ही यहाँ पे प्रोडक्शन जो होता है ये पॉलीपेप्टाइड चेन से, वही कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन. ओके, यहाँ पे ये देखिए पहले टीआरएनए था, इसने यहाँ पर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ये वाला जो मैंने आपको इसमें ट्रिपलेट्स बताए थे उसमें से ट्रिपलेट यहाँ पे है ए, सी और जी. तो ये सबसे पहले इस रिएक्शंस को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ से ये जेनेटिक कोड इन्फॉर्मेशन एमआरएनए की 5 इंच से 3 इंच की इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन से होकर के यहाँ पे आती है, और फिर यहाँ से जो होता है फिर से ये वाला जो यहाँ पे ट्रिपलेट था वह कोडिंग इसकी UAA के अंदर हो जाता है यह कोड, और इस तरह से यहाँ पर टीआरएनए जो होता है वह राइबोसोमल एमआरएनए को ओकर्स करता है, और यही प्रोसेस पूरा कहलाता है यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या था, पॉलीपेप्टाइड चेन. ठीक है, यह क्या था, पॉलीसेकेराइड्स जो था वह पेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट हो गया. इसके अंदर टीआरएनए जो था इसने यहाँ पर ये ट्रिपलेट कोड लिया है, और इस कोड से यहाँ पर कोडिंग होकर के इसकी जो यहाँ पे जो शुगर्स थी, बेस शुगर्स, उससे होकर के 5 इंच टू 3 इंच एमआरएनए जो था उसने यहाँ पर मैसेज करके इसकी कोडिंग करके यहाँ पर इसकी यहाँ पे कोडिंग करके ये वाला कोड बनाया है, जेनेटिक कोड UAA ACG से. तो इस तरह की जो कोडिंग होती है वह कहलाती है पूरी ट्रांसलेशन कोडिंग. ओके, ट्रांसलेशंस में मेन क्या था कि टीआरएनए एमआरएनए से बनता है राइबोसोम्स, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन करता है, और प्रोटीन सिंथेसिस होते ही सेल जो होती है वह डिवाइड होना स्टार्ट कर देती है, और यह माइटोसिस और मियोसिस दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट होता है. तभी डीएनए का कोडिंग स्ट्रक्चर जो होता है जेनेटिक मटेरियल का वह फिनिश होता है जब ट्रांसलेशंस हो जाता है, जिसके अंदर राइबोसोमल आरएनए जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस कर देता है. ओके, वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो एटीपी के रूप में स्टोर रहती है. अब यहाँ पे आरएनएस जो है इसमें 80 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, क्योंकि यह पॉलीपेप्टाइड चेन है. तो पॉलीपेप्टाइड चेन मीन्स द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स, एंड हियर्स द इंक्लूड 80 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स. ओके,
यहाँ पे मैंने mRNA अभी जो चेन के अंदर बताया था, तो यहाँ पर वो स्टार्ट होता है इसका ट्रांसलेशन प्रोसेस इसकी सीक्वेंस आरएनए से, जिसमें मैंने स्टार्ट कोडोन बताया था यहाँ पे डायग्राम में AUG, और वह स्टॉप होकर के कोडिंग पॉलीपेप्टाइड्स के यहाँ पे करता है, फिर mRNA से मैसेज करता है, और मैसेज करने के बाद में यह अल्ट्रा स्टेनिंग रीजन UTR जो मैंने दूसरी साइड में कोडिंग बताई थी यहाँ पे था AUG, और इधर से होकर के यहाँ पे आया था कोडिंग, तो यह था UTR। तो यहाँ पे 5 इंच टू 3 इंच की चेन थी जो मैंने अभी आपको डायग्राम में एक्सप्लेन की थी। ओके स्टूडेंट, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से ये डायग्राम के अंदर, तो यही मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था, वही थ्योरेटिकल आपके दिया हुआ है। फिर जब यहाँ पे DNA जो होता है वह रिप्रेजेंट करता है mRNA को, तो यहाँ से रिलीज हो जाता है यह फैक्टर, और यह कोडिंग यहाँ पे स्टॉप हो जाती है। इस तरह से यह टर्मिनेशन जो होता है यह ट्रांसलेशन का कंप्लीट हो जाता है, और इससे राइबोसोम जो होता है वह पॉलीपेप्टाइड चेन से प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन करता है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट, तो यहाँ पर पूरा DNA जेनेटिक मटेरियल का प्रोसेस जो था 3 स्टेप में कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद में न्यू टॉपिक लेते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जो DNA जेनेटिक मटेरियल है अगर, तो वहाँ पर जीन्स होते हैं, जो मैंने आपको जीन म्यूटेशंस और इस पूरे प्रोसेस के अंदर एक्सप्लेन किए थे, तो वह जीन एक्सप्रेशंस को रेगुलेट कैसे किया जाता है, तो उसके यहाँ पर लेवल हैं कि सबसे पहले आता है ट्रांसक्रिप्शन लेवल, जिसके अंदर प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट फॉर्मेशंस होता है। प्रोसेसिंग लेवल, जिसके अंदर स्प्लिसिंग मैंने बताया था कि वहाँ पर डायग्राम में आरएनए के mRNA जब बनता है तो वह स्प्लिसिंग होकर के उसके अंदर इंट्रॉन और एक्सोन होता है। इंट्रॉन होता है DNA के, जिसको वहाँ से रिमूव करके एक्सोन वहाँ पर आ जाता है। यह प्रोसेस कहलाता है स्प्लिसिंग, जिससे mRNA ट्रांसफर RNA के अंदर अपना मैसेज होता है वह ट्रांसफ़र करता है जेनेटिक कोड इन्फॉर्मेशन को। फिर आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ mRNA। अभी मैंने आपको बताया कि वो ट्रांसमोशन के बाद में तो mRNA जो होता है इसके अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस आते हैं, जिसके अंदर RNA जो होता है वह एक न्यूक्लियोटाइड्स हो जाता है। जैसे यहाँ पर सेल है, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल हम गिनते हैं DNA और RNA। तो यहीं पर यहाँ पे RNA जो था यह जेनेटिक मटेरियल के रूप में यहाँ पे आया है, और इस तरह से यह प्रोसेस जो था वह स्टार्ट हो गया है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैंने अभी जो आपको प्रोसेस एक्सप्लेन किया है ये वाला जेनेटिक मटेरियल का, इसके अंदर जीन एक्सप्रेशंस के जीन जो होते हैं वह अपने एक्सप्रेशंस से किस तरह से इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे हम अभी थे mRNA के अंदर, और mRNA मैंने बताया था कि यहाँ पे स्प्लिसिंग हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। तो mRNA जो होता है न्यूक्लियस, अभी डायग्राम बना के बताया था सेल्स का, यह सेल, इसके अंदर DNA और RNA जो है वह जेनेटिक मटेरियल हो गए। DNA जो है वो जेनेटिक मटेरियल, RNA ने प्रोटीन सिंथेसिस किया, तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस और इसके अंदर साइटोप्लाज्म, इसके अंदर mRNA ट्रांसपोर्ट रहता है। फिर इसका आता है ट्रांसलेशन लेवल, जिसके अंदर राइबोसोम RNA जो होता है वह प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन करता है। वो ये सब मिलकर के जीन एक्सप्रेशन और रेगुलेशंस का फंक्शन करते हैं। यहाँ पे जीन जो होता है वह पर्टिकुलर सेल के लिए परफॉर्म फंक्शन होता है। अभी मैंने एक सेल बताई थी, एक सेल के अंदर न्यूक्लियोलस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल DNA RNA, इसीलिए पर सेल्स के अंदर जीन एक्सप्रेशंस होता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है ई कोलाई बैक्टीरिया का। ई कोलाई बैक्टीरिया के लिए जो एंजाइम होता है जो सिंथेसिस करता है वह होता है बीटा गैलेक्टोसिलाइडेस, और यह कैटेलाइज और हाइड्रोलिसिस रिएक्शन जो होती है उससे गैलेक्टोस और गैलेक्टोस को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जो एनर्जी के रूप में स्टोर होती है। और इस बैक्टीरिया का यूज़ जो होता है यही एनर्जी रिसोर्स के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम मिल्क के अंदर बैक्टीरिया पढ़ते हैं कि मिल्क के अंदर कर्ड बनने की जो फॉर्मेशन होती है उसमें लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है परफॉर्म करता है। तो किसकी वजह से? क्योंकि वहाँ पर यही जो रिएक्शन होती है उसके अंदर लैक्टोज जो होता है वो गैलेक्टोस ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। बायोमैकेनिकल केमिकल रिएक्शंस होती है, और ATP इसके अंदर जो होता है एनर्जी का सोर्स होता है जो इसको एनर्जी को यूटिलाइज करता है। और इस तरह से यहाँ पे ये एंजाइम जो होता है बीटा गैलेक्सिडेस, ये यहाँ पर इस रिएक्शंस को यहाँ पर ओकर्स करता है। और यह जो थी ये मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वह जीन को किस तरह से एक्सप्रेशंस करें। तो यहाँ से एम्ब्रियो से एडल्ट जब बनता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, तो उसके अंदर जो जीन्स का रेगुलेशंस होता है, सेट्स ऑफ जीन, वह उसके डेवलपमेंट प्रोसेस जो होते हैं वह इन तीनों फिजियोलॉजिकल, एनवायरमेंटल कंडीशन एंड मेटाबॉलिक कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये सभी जीन एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करते हैं।
उसके बाद में यहाँ पे प्रोकैरियोटिक की अभी तो बात हुई थी यूकैरियोटिक सेल्स की। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स जो वायरस के अंदर होती है तो इसके अंदर जीन एक्सप्रेशन जो कंट्रोल होता है वो होता है आरएनए पॉलीमरेज से, क्योंकि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए नहीं होकर के प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है वायरस की उनके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है और यह रेगुलेट प्रोटीन करके अपने पॉजिटिवली चार्ज होते एक्टिवेटर्स और रिप्रेसर नेगेटिव चार्ज दोनों से पोलराइजेशंस करके यहाँ पे प्रमोट करते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि डीएनए जो होता है वह नेगेटिव चार्ज रखता है और प्रोटीन्स जो होते हैं इसके अंदर पॉजिटिव, तो इस तरह से पोलराइजेशंस आ जाता है जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का एक्टिवेटर्स और रिप्रेसर। एक्टिवेटर्स जो रिएक्शंस को बढ़ाते हैं एक्टिव करते हैं और रिप्रेसर जो बाद में जो उसका रिएक्शन का प्रोडक्ट बनता है उसको वह प्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से रिएक्शन हो जाती है और यह ऑपरेटर सिस्टम इसके अंदर काम करता है, इसीलिए यह ऑपरेटर रीजन कहलाता है जो रिएक्शन को ऑपरेट करता है और यह ओपेरोन कहलाता है। यह प्रोसेस जो प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन करता है, जैसे इसका एग्जांपल है एक लेक ओपेरोन और यह प्रेजेंट होता है लेक ओपेरोन जो एक पूरा इसका एक प्रोसेस होता है जो मैंने बताया था लैक्टोबैसिलस से ग्लाइकोलिसिड और ग्लाइकोसिड से ग्लूकोज का फॉर्मेशन। तो यह पूरा लेक ओपेरोन स्ट्रक्चर कहलाता है जिसको मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ पे मैंने अभी बताया कि लेक ओपेरोन जो होता है वह एक रिजल्ट होता है जीनेटिक्स के क्लोजिंग का और इसको 3 साइंटिस्ट जो थे इन्होंने यहाँ पर डिस्कवर्ड किया था। फ्रांकोसिस जैकब एक बायोकेमिस्ट थे और जैकब मोनोट, तो इन्होंने मिलकर के यहाँ पर लेक ओपेरोन जो था उसको डिस्क्राइब किया था कि यह किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन जो रेगुलेट होता है सिस्टम को रेगुलेट करता है, इसके अंदर लेक ओपेरोन बताया था। और लेक ओपेरोन मैंने बताया था कि लैक्टोज जो होता है उससे ग्लाइकोलिसिड्स और ग्लाइकोलिसिड से ग्लूकोज का फॉर्मेशन करके एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो यही प्रोसेस यह कहलाता है। इसके अंदर देखिए कि जीन एक्सप्रेशंस जो होते हैं उनको यहाँ पे बायोटर्म दिए गए कि रेगुलेट जीन जो होते हैं वह आई जीन इसके अंदर कहलाते हैं और यह इंड्यूसर कहलाते हैं जो रिएक्शन को इनहिबिटर्स वर्ड जो इनहिबिटर मतलब उसको रिएक्शंस को ओकर्स करते आगे ले जाते हैं। फिर इसके अंदर 3 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं जेड वाई और ए। ठीक है, तो इनका डिफरेंट फंक्शंस होता है। जो आई जीन होता है वह रिप्रेशर करता है लेक ओपेरोन को, मतलब उसको तैयार करता है, उस रिएक्शन को स्टार्ट करता है। और जेड जीन जो होता है वह बीटा गैलेक्टोसिलेट्स बीटा जेल को ओकर्स करता है। मैंने बताया था यहाँ पे लैक्टोज उससे क्या हुआ गैलेक्टोसिलेस और गैलेक्टोसिलेस से ग्लूकोज का फॉर्मेशन, ये पूरा कहलाता है लेक ओपेरोन प्रोसेस। इसी से पूरा कंप्लीट होता है किसी भी बैक्टीरिया का फंक्शन उसको एनर्जी यूटिलाइज करने के लिए। तो यही वहाँ पे इसके अंदर सेल बताई है जेड वाई और ए। ठीक है, तो जेड के अंदर बताया है कि जीन कोड बीटा गैलेक्टोसाइड्स बीटा जेल बनाता है। उसके बाद में यह किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, यह हाइड्रोलिसिस करने के लिए डाइसैकेराइड चेन्स को बनाता है और यह प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल फैक्टर कहलाता है। फिर यहाँ पर लैक्टोज बना, वो लैक्टोज जो होता है यहाँ पे उसको लैक्टोज को गैलेक्टोज और गैलेक्टोज से ग्लूकोज, यहाँ पे बताया मैंने लैक्टोज गैलेक्टोज और ग्लूकोज, इसके फॉर्मेशन के लिए पूरा जेड जीन जो होता है वह कोडिंग करता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद में लेते हैं वाई जीन। ठीक है, इसके बाद में है यहाँ पे वाई जीन। वाई जीन जो होता है वह परमियस का काम करता है और सेल को परमिएटिबिलिटी इंक्रीज करता है और यह बीटा गैलेक्टोज कहलाता है। यहाँ पे था बीटा जेल और ये जेड और इसका काम था यहाँ पे तीनों एक साथ तीनों ही इनको प्रोडक्ट करना। फिर यहाँ पर वाई जीन क्या करता है, परमिएबिलिटी ऑफ सेल्स, यानी सेल जो होती है वह रिजिड रहे, उसकी शेप और साइज में बनी रहे, तो इसके लिए वह काम करता है। फिर आता है कौन सा ए। ठीक है, ए जीन। तो यहाँ पर ए जीन जो होता है वह काम करता है यहाँ पर ट्रांससेराइड्स जो एंजाइम्स जो होता है ट्रांससिटिलेस, तो उसको यहाँ पर उसको ओकर्स करने का, उसको एनक्लोज करने का काम करता है। इस तरह से ये 3 जीन्स जो होते हैं ये ओपेरोन प्रोसेस को यहाँ पर प्रोसेस को करते हैं। रिक्वायरमेंट इसको इस रिक्वायरमेंट से ही बनता है कि यहाँ पे लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म होता है। इस तरह से यहाँ पर ओपेरोन जो था यहाँ पे अपने फंक्शन करके मेटाबॉलिक पाथवे को ओकर्स करता है। तो यहाँ पे देखिए फिगर में भी बता देते हैं कि तीनों किस तरह से। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इंड्यूसर का एब्सेंट, उस इंड्यूसर के एब्सेंट में जब रिएक्शन स्टार्ट होती है
तो यहाँ पे यह फर्स्ट प्रोसेस है जिसके अंदर मैंने बताया ZY और H3 जीन्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है mRNA इसको। फिर यहाँ से आता है इंड्यूसर की प्रेजेंस के अंदर, जब वो एमाइलेज जो यहाँ पे जो एंजाइम्स होता है उसकी प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन इंड्यूस होती है, तो उसके अंदर ये तीनों जो होते हैं इसमें से यहाँ पे ये mRNA जो होता है लेक mRNA इसके अंदर बीटा गैलेक्टोसिडेस बना, फिर Y से बना परमेज, और फिर यहाँ पर ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन से हो गया ट्रांससेसिटाइजेस। ये वाला एंजाइम जो होता है इस रिएक्शंस को ओकर्स करता है, और ये इंड्यूसर की प्रेजेंट में। इंड्यूसर जो होते हैं एंजाइम जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, और यहाँ पर mRNA इंड्यूसर्स बन गया, और यह जो ये इनएक्टिव हो गया यहाँ से निकल के यहाँ पे जो था, ठीक है। देखिए यहाँ ऊपर तो यहाँ पे आया था, फिर यहाँ से निकल करके इंड्यूस हो गया, रिप्रेशर बन गया और यहाँ पे आया। तो इस तरह से पूरा लेक ओपेरोन का यह प्रोसेस था, जिसके अंदर इंड्यूसर जो था वह क्या था कि कार्बन का एक सोर्स होता है जो ग्लूकोज को फॉर्म करता है, क्योंकि ग्लूकोज क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, और कोई भी कार्बोहाइड्रेट शुगर जो होती है वह कार्बन से बनती है, कार्बन की वजह से ही वह शुगर कहलाती है, तो यह इंड्यूसर का काम करती है। फिर यहाँ पर लैक्टोज जो था उसने अपने बैक्टीरिया मीडियम के अंदर ग्रोथ की, और ग्रोथ करने के बाद में उसने परमियस जो था उससे रिएक्शंस हो गई, और वहाँ पर लेक ओपेरोन जो था वह एक्सप्रेशन हो गया सेल के अंदर। और इस तरह से यहाँ पर ZY और A तीनों जीन्स के ऊपर अपने डिफरेंट रिएक्शंस हुए, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ हुई, जिसमें mRNA मैसेज करके जेनेटिक कोडिंग कर करके वहाँ पे प्रमोट किया, और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के बाद में कंप्लीट हुआ ट्रांसलेशन, और इस तरह से यहाँ पर ये पूरा ओपेरोन प्रोसेस कंप्लीट हुआ। और जो कि एक नेगेटिव रेगुलेशन था। क्यों नेगेटिव रेगुलेशन था? क्योंकि मैंने आपको बताया डीएनए और आरएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और इसमें सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई भी प्रोटीन चेन नहीं बनी है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर ये नेगेटिव रेगुलेशंस कहलाया। और पॉजिटिव रेगुलेशंस लेक ओपेरोन का इसी तरह से होता है कि जिस तरह से इसने इसको प्रेजेंट किया, दोनों मिलकर रिएक्शंस को न्यूट्रलाइज करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट आपके बचा है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी।